नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि एसआईटी की सिफारिश पर 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसमें एक नाम चंपत राय के करीबी का भी हो सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने तेवर कड़े कर लिए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने की भी डिमांड है। आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भी एसआईटी के सामने पेश होंगे। संजय सिंह जमीन खरीद में गड़बड़ी से जुड़े हुए सबूत एसआईटी को सौंप सकते हैं। दरअसल संजय सिंह ने संगीन आरोप लगाए थे कि उन्होंने सीधे सीधे चंपत राय पर आरोप थे और कहा था कि 9 करोड़ की जमीन 55.47 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी और इसके सबूत भी होने की बात संजय सिंह ने कहा। अब इस मामले की एसआईटी जांच करेगी और आज बयान दर्ज करने के लिए संजय सिंह को भी बुलाया जाएगा और संजय सिंह भी एसआईटी के सामने पेश होकर इन तमाम आरोपों पर जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर आप ये देखें कि राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला, जमीन की खरीद का मामला, निर्माण कार्य में कितनी की रकम लगी है, कितने की रकम इकट्ठी हुई थी, अब ये सारी बातें एक एक करके परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। पहले तो ये बयान आप सुन लें और फिर करेंगे इसके ऊपर चर्चा। लंबा चौड़ा भाषण योगी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि भाई जिसके पास साक्ष्य है वो एसआईटी को ले जाकर अपना साक्ष्य दे, ऐसे बाहर बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम था कि एसआईटी किसी काम की नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मैंने एसआईटी को चिट्ठी लिखी 20 जून को, फिर मेल किया उनको और ये कहा कि भाई मुझे समय दिया जाए, मेरे पास साक्ष्य है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 37 लाख में खरीदी गई। तो इतना कुछ भ्रष्टाचार और बेईमानी हुई है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको ध्यान होगा संजय सिंह जो ये बात कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और जमीन जब खरीदी जा रही थी और मुआवजे दिए जा रहे थे, तब भी ये बातें उठकर सामने आई थी और तब सर्किल रेट की भी बात हुई थी। लेकिन मसला अभी फिलहाल चंदा चोरी का है और ये बहुत गंभीर मसला है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसमें चंदे को गिनने की प्रक्रिया में गड़बड़ी का जिक्र है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एसआईटी को घेरने में जुटे हैं। एसआईटी का नया मतलब समझा रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट या और कुछ बोले हम? बाकी एलेबोरेट आपके लिए है या ये हम कहें सेंड इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सेंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है। अब जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सेंध इन ट्रस्ट, शेयर इन थेफ्ट, और जो वो ये बातें कह रहे हैं तो इसमें फिर वो तमाम नाम हैं जो जिन पर लगातार चर्चा हो रही है, जिनमें अनिल मिश्रा का नाम है, चंपत राय का नाम है, गोपाल राव का नाम है। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ सज्जन जी कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी जहां पर बैठे हुए हों, मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये चंपत राय या गोपाल राव ने खुद ने कोई गबन किया, लेकिन आपकी आंखों के सामने, आपकी निगरानी में जिसका कलेक्शन हो रहा है, काउंटिंग हो रही है, वहां पे प्रोसेस में धांधली है, आप अपने पद पर क्यों हैं? नहीं, देखिए, चंपत राय चूंकि जनरल सेक्रेटरी हैं, इस कारण उनका दायित्व सबसे ज्यादा था। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर आप बेईमान हैं या आप। सवाल ये उठता है कि चोरों की एक मंडली दिखे
और उसका कोई अध्यक्ष साधु हो, तो क्या आप उसको इस बात पे क्लीन चिट देंगे कि अरे अध्यक्ष तो बड़े साफ सुथरे हैं? ऐसा कहीं नहीं होता है, ओवरसाइट हुई। लेकिन चंपत राय के अलावे जी बाकी हैं, उनका गोपाल राव और अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, लेकिन 3 IAS अफसर वहां पे हैं। प्रशांत लोखंडे हैं जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, वहां पे वो ट्रस्टी हैं। उसके अलावे संजय प्रसाद हैं जिनके पास जो ट्रस्टी हैं और उन्हीं के पास रिपोर्ट सौंप दी गई, वो उत्तर प्रदेश सरकार ये भी हैरान करने वाला। हाँ, आप ट्रस्टी हैं, आपको कैसे रिपोर्ट सौंपी जा सकती है? आप तो उसमें कटघरे में होना चाहिए। आप कर क्या रहे थे? आप वहां ट्रस्टी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और तीसरे वहां के डीएम शशांक त्रिपाठी जो हैं, वो वहां के ट्रस्टी हैं, जो डीएम है, वो वहां पे नोटिस भेज रहे हैं कि चंपत राय नहीं आएंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में, कोई और आ गया। आप कर क्या रहे थे? आप भी तो ट्रस्ट थे। और एक्स IAS नृपेंद्र मिश्रा जी तो हैं ही हैं, 4 लोग। आप भवन निर्माण के या किसी के भी हो, लेकिन आप ट्रस्टी तो थे व्यवस्था को लेके। तो ये 4 IAS अफसर हैं, 3 अभी सेवा में हैं और 1 सेवानिवृत्त हैं। ये क्या कर रहे थे? और आप ही के पास रिपोर्ट आ रही। तो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, ये तो हैं, इनके ऊपर जवाबदेही है और निश्चित तौर पे पूरे ट्रस्टीज का रिवैम्प होना चाहिए। और उसमें जो संबंधित IAS अधिकारी हैं उनको भी, उन पे भी एक्शन होना चाहिए कि आपने अपने दायित्व का क्या निर्वाह किया। ये संघ हो, संगठन हो, सरकार हो, ट्रस्ट हो, इस वक्त सनातनियों की आस्था बहुत डगमगाई है। और मैं इसलिए ये बात कह रही हूं क्योंकि जितनी ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड बातें सामने आ रही हैं, उससे यही समझ में आ रहा है कि राम भक्तों का जो ट्रस्ट टूटा है या उसमें कोई दरार आई है, अखिलेश यादव राजनीति कर सकते हैं, वो शेयर इन थेफ्ट और सेंध इन ट्रस्ट कह सकते हैं, वो बातें राजनीतिक है, लेकिन कड़वा सच भी है। देखिए, ये जो ट्रस्ट है, ये राम मंदिर का ट्रस्ट है, राम मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट है। ये संघ या VHP क्षेत्र या कारसेवकपुरम ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये मानसिकता कि वो एक संगठन, निश्चित तौर पे VHP और संघ का योगदान है, लेकिन उसमें पूरे हिंदू समाज, सनातन समाज, संत समाज, सबका योगदान है। तो पहली बात तो आप देखिए कि अभी ऐसी वहां के लोगों से आप बात करें तो ये कहा जा रहा है कि खासकर चंपत राय जी के बारे में कि स्थानीय लोगों को ट्रस्ट या मंदिर के संचालन से दूर रखने की उनका ये तर्क था कि कहीं उनका दबदबा ना हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, इससे दुख होता है स्थानीय लोगों का, आपकी लेजिटिमेसी जाती है, उसका चुनावी परिणाम दिखा। दूसरी बात देखिए कि अभी अगर आप जिस तरह की व्यवस्था दिख रही है, मंदिरों का संचालन और सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि देश में संघी हिंदू और सनातनी हिंदू अलग अलग होते जा रहे हैं। संघी हिंदू होने का मतलब है कि आप धर्म की बात, मंदिर का व्यवस्था सब तो कर रहे हैं, लेकिन आप अपने संगठन के बाहर किसी का भागीदारी नहीं चाहते। और उसमें जो सनातनी हिंदू हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, करोड़ों लोग हैं, देश और देश के बाहर हैं, उनको आपने एक पैसिव भक्त की तरह ट्रीट कर रखे। व्यवस्था हमारा होगा, लोग हमारे होंगे। 2 साल हुआ नहीं और 200 करोड़ का गबन। आज से 5 साल 10 साल बाद और कुछ नहीं याद होगा। ये लोगों को याद रखा जाएगा कि जिस व्यवस्था में मंदिर बना, इतने कुर्बानी के बाद, इतने त्याग के बाद 2 साल हुए और 200 करोड़ का गबन हुआ। ठीक। तो पहली बात तो यह है कि इसमें चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा के साथ साथ जो संबंधित IAS अधिकारी जो हैं 3 सेवा में, जो यूपी सरकार के वहां के डीएम और केंद्र सरकार के प्रशांत लोखंडे, इन पे भी प्रश्न होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया। नृपेंद्र मिश्रा है, सेवानिवृत्त है, आप क्या करें? आप भी ट्रस्टी थे। और उसके बाद जो ट्रस्ट बने, रिवैम्प हो, उसमें संघ VHP के अलावे भी जो संत समाज है और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी लाइए, इसको वृहद बनाइए, बड़ा बनाने की जैसे अटल जी कहते थे ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, वो बात फिर से दिखनी चाहिए। और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर राम भक्तों का मन टूट गया, राम जी पर तो उनकी आस्था रहेगी, लेकिन ट्रस्ट पर यह आस्था फिर कभी नहीं आ पाएगी अगर आज इस पर एक्शन नहीं हुआ। और जो हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि इस्तीफा कभी भी हो सकता है और फैसले का वक्त आ गया है, ये निर्णायक घड़ी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में अब पाकिस्तान की तरह शरिया कानून बनाने की मांग उठने लगी है। शरिया कानून बनाने की मांग, ऐसी मांगे अब सड़क पर नहीं बल्कि सदन में उठ रही हैं। महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक और सीनियर लीडर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने महाराष्ट्र विधानसभा में भारत में पाकिस्तान की तरह शरिया कानून बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानसभा में सना मलिक ने डिमांड की कि कुरान के आधार पर भारत में कानून बने। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी विधायक सना मलिक ने कहा कि इस्लाम में जो भी कुरान कहता है उसे हम फॉलो करते हैं।
अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसे फॉलो करने के लिए पाकिस्तान ने कोई नियम बनाया है तो भारत भी उसे लेकर आए। हम इसकी मांग करते हैं। आप सुनिए सना मलिक को। उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान ने मुस्लिम लॉ जो हमारा कुरान जो कहता है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और वही अगर इधर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम में से किसी को भी इस्लाम के में जो भी कुरान बोलता है वो हम फॉलो करते हैं। अगर कुरान में कोई चीज कही गई है उसको फॉलो करने के लिए अगर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान ने लाया है तो भारत देश भी लाए, और हम इसकी मांग करते हैं। दूसरा, ट्रिपल तलाक जो है, आज भी मैं कहना चाहूंगी तलाक के कई फॉर्म्स होते हैं, तो तलाक़े हसन, तलाक़े एहसन और तलाक़े बिद्दत। तलाक़े हसन, तलाक़े एहसान, ये जो 2 तलाक है ये हम फॉलो करते हैं। तलाक़े बिद्दत इज़ अ कल्चरल फॉर्म जो सालों पीढ़ी बाई पीढ़ी फॉर्म होते आया है, उसमें कहीं भी उसका हमारे रिलीजन में मेंशन नहीं है। तो जब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रद्द किया गया, उसके ऊपर लॉ लाया गया, जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसको रद्द किया गया। पॉलीगैमी सिर्फ मुस्लिम्स में अलाउड है। क्या कह रही हैं सना मलिक? क्या वो पॉलीगैमी को एंडोर्स कर रही हैं? सना मलिक जो कर रही हैं वो सीधा सीधा केवल मुसलमानों के वोट के लिए कर रही हैं, जो मुझे उनका राजनीतिक हित दिखाई दे रहा है। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रही हैं, तलाक़े बिद्दत की बात कर रही हैं, आप पॉलीगैमी की बात कर रही हैं। सना मलिक के इस बयान पर महाराष्ट्र विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने तीखा हमला बोला। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर किसी को देश के कानून और संविधान का पालन नहीं करना तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है। एक ही संविधान मानने वाले हम सब लोग हैं। ये मुस्लिम लॉ बोर्ड फोर्ड ये सब कोई भी बोर्ड को सबको खारिज कर देना चाहिए। इनको हमारे ही देश में रह के शरिया कानून लेके आना है, जिहाद करना है। इस तरीके ऐसे सभी बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए, बैन करना चाहिए, उनके सारे मेंबर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल देना चाहिए। तो अब जो बात नितेश राणे कह रहे हैं कि जिन्हें पाकिस्तान के कानून पसंद आ रहे हैं वो पाकिस्तान में जाकर रह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पाती हूं कि ये सना मलिक भारत के संविधान को मानती हैं या कानून को मानती हैं। कुरान के हिसाब से देश चलेगा या संविधान के हिसाब से देश चलेगा? और अगर कुरान के हिसाब से वो देश चलाना चाहती हैं तो वो तो भारत में नहीं होगा, वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। चंद्रचूड़ जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोफेसर साहब, तो इसका मतलब तो ये है कि वो सीधा सीधा मुसलमानों को उस वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं, दिखाने की कोशिश करते। होना तो है नहीं, कुरान के हिसाब से देश चलेगा नहीं। देखिए, ये दुखद है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि ये दुखद भी है और वर्षनीय भी है। भारत की साख आज विश्व में एक समृद्ध और एक आधुनिक लोकतंत्र के रूप में स्थापित होती जा रही है। संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 19 हो, 21 हो, 25 हो, 26 हो, इन सभी अनुच्छेदों के विपरीत है उनका ये बयान। मुझे लगता है कि वो किसी न किसी उद्देश्य से एक पोलराइज करने की जो एक कोशिश की जाती है, और मुझे लगता है कि ना ही सिर्फ उनका बल्कि पितृसत्ता में मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि पहले उनके पिताजी इस प्रकार के वक्तव्य देने के लिए जाने जाते थे, अब वो इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं। तो वो भारत में मुसलमानों में भी एक बहुत मिनिस्कूल छोटा सा महाराष्ट्र में कितना अर्जित कर लेंगे इस तरीके के बयान से? इससे अर्जन से ज्यादा क्या होता है, इसमें वो एक ऑप्टिक्स होता है जिससे कि आप राजनीति में किसी तरीके से कोई भी एक छोटी मानसिकता को भी दिखाकर आप एक रेलेवेंट बने रहना चाहते हैं, प्रासंगिकता के लिए। हाँ, बस इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाए जा रहे हैं। जब आधुनिकता की ओर हम बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के मुझे तो लगता है ऐसे वक्तव्यों को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए। और मुझे इन वक्तव्यों पर कभी भी कोई वक्तव्य देना भी मुझे लगता है कि ये ठीक उचित नहीं है। देखिए, इसमें और भी ये है कि ये नवाब मलिक और ये जो हैं एनसीपी जो महायुति मतलब बीजेपी के साथ जिनका अलायंस है, ये अजीत पवार सुनेत्रा पवार फैक्शन से हैं, तो इसको बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए। दूसरी बात देख लीजिए कि देश का जब बंटवारा हुआ तो जिनको शरीयत और कुरान चाहिए था वो तो चले गए,
भारत में जो मुसलमान रह गए सब है, उनकी आस्था धर्मनिरपेक्षता में थी। मैं इसके पीछे की पॉलिटिक्स जानना चाह रही हूँ, क्या इससे इनको कोई फायदा होगा? नहीं, सर, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये यहाँ से हटके शरद पवार वाले फैक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि 8-9% तो वहाँ मुसलमान हैं, उसमें कांग्रेस की दावेदारी है, आजकल तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे भी उसके दावेदार बन गए। बहुत ज़्यादा इनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि केवल मुसलमानों को वोट से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं एनसीपी महायुति फैक्शन में रहते हुए बयानबाजी दिखाता है कि इनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटके दूसरी तरफ जाने का एक हो सकता है, कवायद हो सकता है, कवायद है देश या में कांग्रेस में। हाँ, ये भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे भी इनके पास क्या ऑप्शन जा सकते हैं, वही है, क्योंकि दिख रहा है महायुति में रहते हुए मुसलमानों के ही वोट पर निश्चित तौर पे 8-9% मुसलमान हैं, उसी पे 3-4 पार्टियां कर रही हैं। देश में आज इमरजेंसी लागू होने की 51वीं बरसी मनाई जा रही है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। आपातकाल 21 महीने लागू रहा था, जिसके खिलाफ देश के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया। ऐसे में अब इसे लेकर एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया। 9वीं क्लास के छात्रों के पाठ्यक्रम में इमरजेंसी का चैप्टर डाला गया है। एनसीईआरटी ने सोशल साइंस ने नई किताब निकाली, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें लोकतंत्र के सामने चुनौतियों से जुड़े हुए अध्याय में पेज नंबर 155 पर आपातकाल को जगह दी गई है। इसमें बताया गया है कि यह कब लगाया गया था, कब तक लागू रहा था, आम लोगों के मौलिक अधिकारों का किस तरह हनन हुआ था, इस दौरान चलाए गए जेपी आंदोलन की डिटेल है, कौन कौन नेता इस आंदोलन से जुड़े, 21 महीने के बाद इमरजेंसी को कैसे देश भर से खत्म किया जा सका, ये तमाम बातें इस चैप्टर में लिखी हुई हैं। इमरजेंसी की 51वीं बरसी पर आज बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज रोहतक के हरियाणा में आपातकाल की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट डाली, तस्वीर शेयर की। 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का वो काला अध्याय है जब आपातकाल थोपकर देश की संवैधानिक आत्मा को कुचलने का प्रयास किया गया। पटना में भी बड़े पैमाने पर आज आयोजन किया गया है। बिहार के 90,000 बूथों पर आयोजन हो रहा है। पटना में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित भी करने जा रहे हैं। आज का दिन इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी, कांग्रेस को कई पीढ़ियां लग जाएंगी ये भुलाने में कि उनकी पार्टी, उनकी नेता इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और अब तो चैप्टर्स में भी अंकित किया गया है। अंकित किया जाना भी चाहिए, देर से हुआ है ये काम, ये किया जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए इसकी दो बातें हैं। कभी इमरजेंसी पर मीनाक्षी जी आपके साथ एक लंबी वार्ता होगी, लेकिन इमरजेंसी का चैप्टर अगर स्कूल के करिकुलम में है, 9वीं के क्लास के टेक्स्ट बुक में है, तो ये पहले भी होना चाहिए था। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के जो सरकारें रहीं उनको भी इसमें कवायद करके इसको रखना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ क्यों, इसका कारण एक है। देखिए पूरे विश्व में अगर ये कहा जाए कि जो उत्तर उपनिवेशी लोकतंत्र हैं, जो जिन राज्यों को उपनिवेशवाद के बाद जो स्थापित हुई या उनको स्वतंत्रता मिली, उसमें भारत एकमात्र सफल लोकतंत्र है। इस सफल लोकतंत्र में एक ही बार एक विरक्ति आया, एक डिफॉर्मेशन आया, एक उसमें थोड़ा सा काला अध्याय भी कह सकते हैं, डिफॉर्मिटी आई। और लोकतंत्र में खास करके डिफॉर्मिटी आने की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो किन कारणों से होती हैं और उन प्रवृत्तियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये तो इमरजेंसी का चैप्टर उसको स्थापित करता है कि अगर डिफॉर्मिटी आती है तो उस डिफॉर्मिटी को किन कारणों से वो डिफॉर्मिटी आई और उस डिफॉर्मिटी को कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि ये इतिहास जो है वो आगे भविष्य का भी निर्माण करता है। भविष्य में ऐसा ना हो, भविष्य में किस प्रकार से जनता त्राहिमाम कर जाती है, किस प्रकार से अधिकारों का अंत किया जाता है, किस प्रकार से दबाया जाता है, कुचला जाता है, किस प्रकार से शोषण किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैसे जो नागरिक समाज है, सिविल सोसाइटी कैसे उस उत्पीड़न के खिलाफ सामने आकर एक सशक्त लोकतंत्र को फिर से पुनर्स्थापित करती है। जयप्रकाश नारायण का क्या इसमें क्या योगदान था, नानाजी देशमुख का क्या इसमें योगदान था। मुझे लगता है कि ये किया जाना चाहिए। आपको याद हो कि ये इमरजेंसी तब लगती है और तब लगी, और जब लगी तो उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे,
उस समय एक बरुआ साहब होते थे और बरुआ साहब कहते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो किस प्रकार से सामान्य लोगों ने किस प्रकार से चापलूसी शुरू कर दी थी, किस प्रकार से व्यक्ति पूजन शुरू हो गया था, मुझे लगता है कि ये सब जानना जरूरी है। इसका राजनीतिक इम्पैक्ट पर हम थोड़ी बात कर लें, फिर एक ब्रेक के लिए हमें जाना है। इस पे कोई कमेंट सचिन जी? नहीं, देखिए सबसे पहले टक्कर तो बड़ी हो जाएगी, अब बड़ी हो जाएगी। और जैसा कि चंद्रचूड़ जी ने बताया कि 25 जून 1975 को जब ये लोकतंत्र का गला घोटा गया तो इसका वो जस्टिफिकेशन क्या था कि इंटरनल डिस्टरबेंस, और उसके बाद ये सिद्ध हुआ कि इंदिरा गांधी अपने पोजीशन को गलत तरीके से सुरक्षित करने के लिए आपातकाल लगाई, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया, विपक्षी संगठनों को बैन कर दिया गया, अखबारों के साथ, मीडिया के साथ बैन किया गया। और इस तरीके से देखिए आज इसका इम्पैक्ट सर मैं जानना चाह रही हूँ। आज इसका इम्पैक्ट सीधी सी बात है कि जो लोग संविधान बचाने, बच्चा, नहीं, संविधान बचाने की जो गुहार कर रहे हैं, आज जो बच्चा ये पढ़ेगा, कांग्रेस को लेकर उसका एक माइंडसेट तैयार होगा निश्चित। जब 9वीं में पढ़ेगा और उसके 6 साल बाद जब वो वोट देने के स्थिति में आएगा, क्या वो इम्पैक्ट कैरी फॉरवर्ड होगा? देखिए, मतलब ये पॉलिटिकल है। राहुल गांधी जब संविधान बचाओ और संविधान की हत्या हो रही है के नैरेटिव के साथ पिछले 2-3 साल से हर जगह जा रहे हैं, तो इस बात की जवाब देनी होगी कि संविधान की हत्या, जिसे काले अध्याय के तौर पे देखा जाता है भारतीय लोकतंत्र के लिए, वो तो उनकी दादी इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, वो जिसकी लिगेसी का वो हवाला देते हैं। मीनाक्षी, तो उस बच्चे को ये भी आश्वासन होगा कि अगर भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि अगर कोई इसको दमन करने की कोशिश करेगा तो भारत में ऐसी शक्तियां हैं, भारतीय समाज में इतना दम है कि वो उसका विरोध करेगा और उस प्रकार के जितने भी अत्यंतिक नेतृत्व हैं उसका दमन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। बात अर्थक्वेक की होगी। भीषण भूकंप से वेनेजुएला की धरती कांप उठी है। बड़ी खबर आपको दे दूं, 1 मिनट के अंदर अंदर 2 बार भूकंप के तेज झटके आए हैं। पहला झटका 7.2 तीव्रता का था और उसके कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया और दोनों भूकंप राजधानी काराकस से करीब 290 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ आया है। स्थानीय समय के मुताबिक शाम के 6 बज रहे थे जब यह भूकंप आया। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है। कराकस समेत कई शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगस ने आपातकाल घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 126 साल के इतिहास का ये सबसे बड़ा, सबसे भयंकर भूकंप था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप सड़क देखें, सड़क में इतनी बड़ी बड़ी और गहरी दरारें आ गई हैं। 10,000 लोगों का मारा जाना और 7.5 तीव्रता का ये भूकंप कितना भयानक है, कितना भयानक है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और 1 लाख लोगों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। नहीं, ये बढ़ भी सकता है क्योंकि लगातार 2 बहुत ही ज्यादा तीव्रता से ये भूकंप आए हैं, 7.2 और 7.5। तो मान के चलिए कि अभी कहना मुश्किल है, ये तो शुरुआती आंकड़ा है और मृतकों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। इससे जान माल का बाकी जो नुकसान है उसमें पूरे विश्व को, और अभी आधे घंटे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने ट्रूथ सोशल में कहा कि भाई अमेरिका पूरी तरीके से जितना इसमें सहयोग हो सकता है इमीडिएटली देने जा रहा है और दुनिया के बाकी देश भी दे रहे हैं। लेकिन ये जैसा बताया जा रहा है कि 125 साल में ये सबसे बड़ा हादसा हुआ है, प्राकृतिक हादसा। तो वैसी स्थिति में ये वेनेजुएला को अभी पूरे विश्व को इसको सहायता देना पड़ेगा, क्योंकि इसे केवल वेनेजुएला के जो अभी राजनीतिक और आर्थिक हालात है उनके लिए इसको संभालना जो है असंभव है। मैं तो लगातार जो वीडियो देख रही हूँ वो वीडियो बहुत भयानक है। जो लोग उस वक्त सड़क पर मौजूद थे और वहाँ पर आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं प्रोफेसर साहब, उसमें मतलब कहीं से भी ईंट पत्थर आता हुआ गिर रहा है। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो रही है। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और जो बात अभी सचिन जी ने कहा कि वैसे ही आप पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहे हैं, उसके बाद फिर इतनी बड़ी त्रासदी हो जाना, बिल्कुल बड़ी त्रासदी है। और ये इन प्रकार की त्रासदियों पर कोई रोक नहीं हो सकता, कोई किसी का जोड़ नहीं चलता। तो ये तो एक ऐसी त्रासदी है जिसमें एक ह्यूमैनिटेरियन स्पिरिट में, एक मानवतावादी दृष्टिकोण से ही पूरे विश्व के सभी लोगों को एक साथ आकर यहाँ पर जितने भी राहत और बचाव के कार्य हैं वो चलाए जाएंगे और चलाए भी जाएंगे।
और यही ये तय भी करता है कि जैसे जिस प्रकार के विश्व में हम रहते हैं और जिस प्रकार से इस प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये भी एक सुझाव हमेशा रहा है कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के एक ह्यूमैनिटेरियन एड का फंड भी हो, ताकि आपदा आने पर राज्यों के वॉलेंटरी जो एक एग्रीमेंट होता है उससे पहले भी ये ट्रिगर इन हो जाए। तो मुझे लगता है यूएन भी राहत कार्य चलाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप की बात जो आपने कही, मैं उनका ट्रुथ सोशल का पोस्ट पढ़ देती हूँ। The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The USA stands ready, willing and able to help. I have instructed all agencies of our government to get ready to move quickly. We will be there for our new and great friends. Early reports are not good. और वाकई में 10,000 लोगों के मारे जाने की ज्यादा खबर है और मुझे लगता है इससे सुनामी का भी ट्रिगर मुझे लगता है कि वो उसके लिए भी और वैसे भी भूकंप आ जाने के बाद भी कुछ देर तक और कुछ दिनों तक, क्योंकि आप वापस से टेक्टोनिक प्लेट्स वापस से अपने आप को सेटल करती हैं, संभावना हमेशा बनी रहती है। खासकर के कैरेबियन वाला जो क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो सावधानी भी करनी होगी। और मुझे लगता है ट्रंप ने कहा है, पर ट्रंप क्या करते हैं ये भी देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ट्रंप खुद ही अभी कई दबावों से गुजर रहे हैं। खास करके ईरान का युद्ध है और उस पर सीनेट में उन पर जो एक सांकेतिक रूप से उनको एक झटका लगा, तो वो देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस पर वो करते हैं। लेकिन उन्होंने ग्रेट पीपल ऑफ वेनेजुएला कहा है एंड न्यू फ्रेंड्स कहा है, जो कहना नहीं चाहिए था इस तरह के आपदा के समय, त्रासदी के समय करना है। हाँ, ये मैं भी मुझे लगता है कि थोड़ा आदमी को थोड़ा संवेदनशील रहना चाहिए, और खास करके विश्व इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट है अब से 47 मिनट पहले का। उन्होंने लिखा है, डीपली सैडन्ड बाय द डिवास्टेशन कॉज्ड बाय द सीवियर अर्थक्वेक इन वेनेजुएला, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आई एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कॉन्डोलेंसेस टू द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ वेनेजुएला। उन्होंने अपनी तरफ से भी शोक संदेश दिया है और ये भी कहा है कि इंडिया स्टैंड्स रेडी टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस। भारत की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा, ये भारतीय परंपरा के अनुरूप भी है और ये प्रधानमंत्री की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसके अनुरूप है, क्योंकि संवेदनशीलता के प्रतिमान के रूप में हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर माने जाते हैं। और ठीक भी है कि भारत को वेनेजुएला के साथ खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार के जितने राहत के कार्य किए जा सकते हैं वो प्रदान किए जाने चाहिए, दवाइयों का। और वैसे भी भारत जो है वो दवाइयों के फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है, तो अभी इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। एक ये बस ये जो रिएक्शन है इस व्यक्ति का, ये जरा सुना दें, क्योंकि वो वहां के लोकल हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी है। I'm reporting here from my apartment in Caracas, Venezuela, where an earthquake just shook the entire building minutes ago. It's the heaviest quake I have felt in Venezuela, and just glasses fell to the floor. As you can see behind me, neighbors are coming down to the streets, and it's still unclear the intensity of the quake, but we are continuing to report as this unravel. तो बहुत समय लगेगा। इस तरीके की कोई भी त्रासदी आती है और भारत ने तो ये त्रासदी कचरभुज में झेली है और वहां से भारत खड़ा हुआ है। और नेपाल को भी, जब नेपाल में बड़ी त्रासदी हुई थी तो वहां हमने नेपाल की भी मदद की थी उन्हें फिर से खड़ा करने में। तुर्की की अगर बात करें, वहां पर भी एक ऐसा ही भयानक भूकंप आया था। इस बार वेनेजुएला की तस्वीर आपके सामने है। आइए बात करते हैं पीओके की। पिछले 16 दिनों में लगातार आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं और उस प्रदर्शन का एक खौफनाक रूप भी है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पीओके में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार को 24 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और वहां की सरकार से पीओके खाली करने को कहा जा रहा है। मुनीर की सेना के जुल्म से लोग इतने भड़के हुए हैं और गुस्सा इस बात का है कि अपने हक की मांग करने वाले मासूमों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही है और 60 से ज्यादा लोगों की जान इन प्रदर्शन में जा चुकी है। और मांग कितनी वाजिब है? क्या कह रहे हैं? नौकरी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन चाहिए। क्या कह रहे हैं? महंगाई कम होनी चाहिए। जिस बिजली का उत्पादन यही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होता है, सस्ती दरों पर उन्हें बिजली चाहिए। आखिर क्या गलत मांग रहे हैं? अब छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शन के लिए उतरने लगे हैं। क्यों?
क्योंकि वो जानते हैं कि आज अगर खड़े नहीं हुए तो फिर हमारी जुबान को दबा दिया जाएगा, हमें कुचल दिया जाएगा और गोलियों से तो मुंह बंद करने की कोशिश हो ही रही है। सचिन जी देखिए, इसमें जो आपने बताया कि 38 चार्टर पॉइंट जो हैं, इनकी जो मांगे हैं, उसमें देखिए तो ज़्यादातर मांगे जो हैं वो आर्थिक हैं कि बिजली दर कम हो, आटे पे सब्सिडी हो, बाकी महंगाई जो हो उसमें कुछ राहत हो। उसमें पॉलिटिकल डिमांड बस ये है कि जो 12 सीट्स जो सुरक्षित रखे जाते थे कश्मीरियों के लिए, उसे खत्म कर दिया गया है। तो इस तरीके से इस पे जो क्रैकडाउन हो रहा है, 60 से ज़्यादा लोग मरे हैं और 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं, ये सीधा दिखाता है कि असीम मुनीर को कुछ ज़्यादा अपने ऊपर एक होता है ना कि जिया उल हक के बाद उन्हें लग रहा है कि अब वो सिपा सालार वहाँ पे बन गए हैं। और हमेशा से जो हम लोग देख रहे हैं कि ये अभी गिलगित बल्तिस्तान और पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की ही बात नहीं है। हर वो सूबा पाकिस्तान का जो पंजाब के अलावे चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह यही दमनकारी नीति चल रही है। और यहाँ पीओके में तो सवाल यह है कि क्या कुछ इनेबलिंग कंडीशन भारत की तरफ से पैदा होंगे कि वहां की जनता का जो सेंटीमेंट पाक आर्मी को वहां से जाने को कहा जा रहा है, सीधी सी बात है कि वहां से वो अलग हो जाए। लेकिन आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है, वो ईरान पर लगा हुआ है, अमेरिका पर लगा हुआ है। वो ठीक है, पर देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि ये पीओके का मामला है तो ये तो पाकिस्तान की जो अवधारणा रखी गई थी ना, उसके अंतर्विरोध को ही दर्शाता है। एक बार बांग्लादेश में स्थापित हो चुका है और अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी ये स्थापित होने वाला है। अभी एक 24 जून को ही एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो पीओके है, पीओके एक सेटलर कॉलोनियलिज्म के रूप में है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों ने, क्योंकि पाकिस्तान का जो एक ओपन स्टैंड ये रहा है कि ये जो है ये एक स्वायत्त एरिया होगा, लेकिन स्वायत्त एरिया के अंतर्गत इस प्रकार से दमनकारी नीति अपनाई गई और जिस दमनकारी नीति के अंतर्गत वहां से जो रिसोर्सेज थे, संपदाएं थे, उसको एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान के जो अन्य भाग हैं वहां दिए गए, जबकि यहां भूखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट हमेशा बना रहा और उसको आतंकवाद का अड्डा बनाया गया। और आतंकवाद का अड्डा इसलिए बनाया गया क्योंकि वहां से अगर भारत से कोई रिटेलिएशन होता है तो उसका सबसे ज्यादा प्रतिफल किस पर होगा, तो पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उस क्षेत्र में। तो मुझे तो लगता है कि भारत, जैसा सज्जन जी भी ने कहा, कि भारत को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भारत अपने आधुनिकता और विकास की तरफ जिस प्रकार से तीव्रता से बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ये तीव्रता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पीओके जो है वो पाकिस्तान के अंतर्विरोधों को ज्यादा से ज्यादा स्थापित करता रहेगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना कुछ किए, और हमने तो सीटें पहले से आरक्षित कर रखी हैं जम्मू वो कश्मीर के विधानसभा में, तो वो एक दिन ऐसा आएगा और जल्द आएगा जब ये भी सफल होता नजर आ जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति डील के बाद अब ट्रंप का एक बड़ा रिएक्शन है, वो भी आप जान लें। ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के खिलाफ सबसे बड़ी जीत मिली है। ईरान अब उनकी शर्तों पर सामने आकर बात कर रहा है और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका बहुत सी रियायतें दे रहा है और वो अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। आप पहले डोनाल्ड ट्रंप को सुने, ये नहीं समझ में आ रहा है कि रियायत अमेरिका दे, फायदा ईरान को हो, तो अमेरिका की कामयाबी कैसे। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप को आप सुने। Going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well. A final Iran deal that include any kind of fees on shipping. Yeah, no, it would be unacceptable to me because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer. प्रोफेसर साहब, ये कौन सी जीत का क्रेडिट मांग रहे हैं ट्रंप? मैं मीनाक्षी आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही ट्रंप की बात आई आप हंस पड़ी, और वो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वो हंसी किस लिए थी। ट्रंप क्या कह रहे हैं, मुझे जो लगता है, और ट्रंप क्या कहते हैं और क्या होता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अभी जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्ट में ईरान ने वो जो एनरिच्ड यूरेनियम के निरीक्षण का बात था उसको मना कर दिया है और ये कहा कि अभी वार्ताएं चलेगी और वार्ताएं चलने के बाद उस पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी इनके सीनेट में भी
इनको झटका लगा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रंप जो भी कहना चाहे, देखिए आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी मैं एक बड़ी ओपिनियन पीस पढ़ रहा था, उसमें यह है कि ट्रंप ने वापसी अपने आप को वहां से इसलिए लिया है, इसलिए नहीं कि ट्रंप चाहते थे वापस होना, क्योंकि अमेरिकी समाज चाहता था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था चाहता था कि अमेरिका वहां से वापस ट्रंप की जीत कहाँ है? मैं इसलिए हंस पड़ी सर, मुझे पिन पॉइंट करके बता दीजिए कहीं ट्रंप की जीत सिर्फ ट्रंप के पास है, ना तो अमेरिकी समाज में है, ना तो वैश्विक स्तर पर है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका वहां वो करने में सफल रहा। उसको लेने के देने पड़े हैं, क्योंकि ना तो इजराइल का मामला सुलझा, ना लेबनान का मामला सुलझा, ना वहां सत्ता में परिवर्तन ईरान में हुआ, ना पाकिस्तान का से कुछ उनका लेना देना हुआ। तो मुझे लगता है कि ले दे के अमेरिका को घाटा है, और इस घाटे की भरपाई ट्रंप और इनकी पार्टी दोनों को करनी पड़ेगी। देखिए, ओबामा डील से अगर आप तुलना कीजिए तो कम से कम उसमें स्टेक होल्डर, जो मध्य खाड़ी देश के अलावा इजराइल उसमें स्टेक होल्डर था, और बाकी ईरान को यह मनाया गया था कि आपके ऊपर सैंक्शन हटाया जाएगा बशर्ते कि आप मुआयना करने दें इंटरनेशनल। हॉर्मुज उस समय खुला हुआ था। अभी आपने क्या किया? इजराइल को अबेंडन कर दिया। खाड़ी देश के लोग चाह रहे हैं किसी तरह से शांति मिले, कोई स्टेक होल्डर नहीं। ओबामा सिंड्रोम से जूझ रहे हैं क्या? नहीं, ओबामा सिंड्रोम से भी जूझ रहे हैं, और एक वीडियो भी आ रही है 2011 की जिसमें वो ओबामा ने उन्हें काफी ह्यूमिलिएट किया था। तो लोग ये बोलते हैं कि हर दिन उठ के उन्हें ये रहता है कि वो बदला लें उस चीजों को। तो सवाल है कि ओबामा डील से अगर आप तुलना करें इस डील को, तो इजराइल जो आपका सबसे क्लोजेस्ट कंट्री था, अलाई था ये उस गल्फ कंट्री में, उसको आपने अबेंडन कर दिया है। और उसके अलावा देखिए हॉर्मुज की क्या स्थिति रहेगी, इस पे कोई स्पष्टता नहीं है। अलग तरीके से किया जाए। अमेरिका जो है उसे कंपनसेशन देने में मदद कर रहा है, अपना नहीं दे, बाकी देशों से दिलवाए। उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे थे वो खुल गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या ईरान IAEA को अपने एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि लगभग 60% एनरिचमेंट हो चुका है, क्या उसको निरीक्षण की अनुमति देगा? अभी तक नहीं दी है। अगर देगा भी तो वो तो पहले से कह रहा है कि हम दे देंगे, उसमें कोई नई बात नहीं। ये भी तय है कि कुछ जगहों पर पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ ऐसे उनके ये संयंत्र हैं जहां पर उनको नहीं दिया जा रहा है। और आगे भी ईरान ने कल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कहा कि हम नहीं देंगे। अब वो वार्ता चलेगी, किस हद तक ट्रंप इसे अपनी जीत मान ले तो मान ले, फिर हम हंसेंगे ही और क्या करेंगे। खबर आपको लालू परिवार से जुड़ी हुई दे दें एक बार फिर। 10 सर्कुलर आवास खाली करने के लिए नोटिस आया है। सम्राट सरकार की ओर से राबड़ी देवी को अल्टीमेटम दिया गया है। भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को नोटिस भेजकर 7 दिन के अंदर बंगला खाली करने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि 16 जून को राबड़ी देवी ने सीएम सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आवास खाली करने के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी थी, लेकिन सरकार की ओर से राबड़ी देवी को 7 दिन का ही अल्टीमेटम दे दिया गया। 10 सर्कुलर रोड मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट कर दिया गया है, जबकि राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड अलॉट कर दिया गया है। ये अब अतिरेक में कौन चल रहा है? देखिए, इसमें अतिरेक में राबड़ी देवी को 20 साल से वो थी 10 सर्कुलर रोड में, ठीक है, वो मुख्यमंत्री आवास के पास है, उसका पटना की केंद्रीय जो भूभाग है उसमें उसकी एक महत्व है, लेकिन 20 साल से आपको मिला हुआ था। अब आपका असेसमेंट पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस घटा है, तो आपको 39 हार्डिंग रोड में, वो भी पटना का ही पार्ट है और वो ठीक है, छोटा है, तो समय समय पर आपकी राजनीतिक हस्ती क्या है उसके हिसाब से ये फैसले होते हैं। ऐसे में जिद करना बहुत ही राजनीतिक तौर पे भी ये मूर्खता है। अरे अभी तो आपको चाहिए था कि आप बताते कि हमें नहीं चाहिए, हम अपनी झुग्गी में झोपड़ी में रह लेंगे, इस तरह का आपको एक भाव भंगिमा करना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था। ये दिखाने से और जग हंसाई होती है। इसमें किसी भी तरीके से, चूंकि आपको खाली करना ही करना है, आप कब तक उसको रोक पाएंगे? पुलिस आपको जबरन निकाले, उससे और बेइज्जती होगी। 22 विधायकों के साथ, 24 विधायकों के साथ आप क्या चाहते हैं कि आपको सबसे बड़ा बंगला वो आवंटन किया जाए? तो ये स्थिति ऐसी है कि जहां पे उनको एक, मुझे लगता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करने की एक कवायद होती है राजनीति में, कि देखिए हमारे साथ ये जुल्म हो रहे हैं, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, वो एक कोशिश होगी। लालू परिवार के साथ अगर वो ये कहने की कोशिश करें कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, दिखाने की कोशिश कर रही हैं, वो हो नहीं रहा उन पर, वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उस दिखावे से ही कुछ दिन तक उनकी जो राजनीतिक जो दुकान है वो चल सकती है। क्योंकि अब तो राजद को छोड़ दीजिए, अभी तो परिवार में ही क्लेश है, परिवार में ही कलह है। कभी आपने देखा FIR हो रहा है, कल पता चला कि कोई 20 लाख रुपए लेके कोई तेज प्रताप यादव के घर पर तो अब आप ये समझिए कि जब अंतर में क्लेश हो, अब पूरे परिवार के साथ जब ये समस्या हो रही है, तो पहले तो अपने परिवार को दुरुस्त करें। डिजिटल जमाने में 20 लाख का कैश करके आ रहा था घर में जो चोरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार में क्लेश है तो अच्छा है, छोटा घर हो तो हो सकता है प्यार ज्यादा हो पाएगा।
उत्तर प्रदेश की बात कर लें, अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन जुबानी जंग अभी से तेज हो गई है। लगता है एनडीए की ओर से अखिलेश यादव पर अटैक करने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर को ही सौंप दी गई है। पहले केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर अटैक करते थे, अब राजभर अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भारतीय राजनीति का राजा बाबू कह दिया। साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए पर भी उन्होंने पीडीए को डिकोड किया है। राजभर ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अखिलेश यादव ए का मतलब अल्पसंख्यक, अगड़ा और अब आदिवासी बता रहे हैं। ऐसे में डर ये लग रहा है कि अखिलेश यादव किसी दिन कोई सम्मेलन करते हुए ये ना कह दें कि ए का मतलब आतंकवादी भी होता है। उन्होंने आगे लिखा, वैसे भी अखिलेश की सरकार अपने कार्यकाल के दौरान वाराणसी सीरियल ब्लास्ट, लखनऊ और फैसलाबाद कोर्ट ब्लास्ट के आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले चुकी है, इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति में ए का मतलब आतंकवादी होता है। मुझे जो नजर आ रहा है सज्जन जी, ऐसा लग रहा है मैन टू मैन मार्किंग चल रही है। अखिलेश यादव पर हमला करने का जिम्मा एक ऐसी जाति से आने वाले, राजभर समाज से आने वाले ओम प्रकाश राजभर के हाथ में है कि अब नहीं, देखिए सीधी सी बात है, 27 का चुनाव है और अखिलेश चाह रहे हैं कि पिछड़ों की लामबंदी हो, लेकिन पिछड़ों में जो अंतर विरोध है, यादव और गैर यादव, जो बाकी कमजोर पिछड़े हैं, उसमें राजभर समाज काफी पिछड़ा आता है। वो आप देखिए कि पूर्वांचल का जो बनारस से लेके गाजीपुर मऊ वाला एरिया है, उधर उनकी बहुतायत है। तो वैसी स्थिति में राजभर ये भी कह रहे हैं कि आपका पिछड़ा जो है वो बेसिकली यादववाद है व्यवहारिकता में, उसमें गैर यादवों की हिस्सेदारी कम है। दूसरी बात देखिए, 2022 के चुनाव में तो ये साथ में थे, लेकिन उसके बाद जो खटपट हुई उसमें बहुत जगह इनको बेइज्जत किया गया, इनके समर्थकों को मारा गया। तो ये एक व्यक्तिगत भी इनका एक ये है पास्ट है, जिसके कारण ये दिखा रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि सबसे बड़ी बात ओपी राजभर ये बीजेपी के लिए, एनडी के लिए इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं भी किसी तरीके से अगर छोटी मोटी एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो जैसे 22 में ये डेटा आया था कि राजभर समाज का कुछ हिस्सा अच्छी संख्या में चला गया था समाजवादी पार्टी की तरफ, कुशवाहा और राजभर पे खासा जोर था, राजभर गया था। तो वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा गैर यादव पिछड़ा तो भाजपा और उनके साथ रहे, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना समाज कहीं ऐसा ना हो कि वो अखिलेश की तरफ जाए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। जब आपसे कोई ये पूछता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, नागरिकता क्या है, तो आप क्या बताते हैं? आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, तो आप पासपोर्ट भी दिखा देते हैं कि भाई उसमें भी तो इंडियन लिखा हुआ है, ये भी तो आपकी नेशनैलिटी बताता है। अब खबर ये है, विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि ये केवल एक यात्रा दस्तावेज है, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, तंज कसते हुए, बीजेपी का सदस्यता कार्ड अपने पास रखो, बाकी किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले बीएलओ ने वोटर आईडी कार्ड छीना, अब पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? इससे पहले आपको याद होगा कि आधार कार्ड को लेकर भी सरकार ने सफाई दी थी। आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक डॉक्यूमेंट कहा था, आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं कहा था। अब वही बात वो पासपोर्ट को लेकर कह रही है, भाई जिसमें आपके आई रेटिना को स्कैन किया जा रहा है, जिसमें आपका थंब इंप्रेशन, फिंगर इंप्रेशन लिए जा रहे हैं, जो कि यूनिक है, और फिर बताया जा रहा है कि ये नाम है, इतनी इसकी उम्र है, ये इसका नागरिकता नंबर है, वो आपका नागरिकता का पहचानिए, और अब पासपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि जो सरकार कह रही है, मैं सरकार की बात को स्थापित नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पासपोर्ट एक्ट को देखेंगे और पासपोर्ट एक्ट 1967 को देखेंगे, तो उसमें यह है कि वाह सर, इंडियन हटा दीजिए फिर। नहीं, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं पूरी बात सुन लीजिए। उसमें यह लिखा गया है कि भारत सरकार नागरिकों को पासपोर्ट जारी करती है, लेकिन भारत सरकार गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी कर सकती है एज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ये धारा 20 में मेरे ख्याल से ये लिखा गया है। अब जहां तक नागरिकता का सवाल है, तो नागरिकता अनुच्छेद आर्टिकल 11 के अंतर्गत जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है 1955, जिसको कि बाद में 1983 में भी बदला गया, 1986 में बदला गया, 2003 में बदला गया, 2019 में बदला गया, तो उसमें बार बार क्या तरीका हो सकता है नागरिकता का, वो दर्शाया गया है। अब वैसे में हम भारत जो है, और कई राज्य, भारत ही नहीं कई विश्व के लोकतांत्रिक राज्य जन्म आधारित से ज्यादा रक्त संबंधित नागरिकता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर भारत सरकार ये स्थापित करना चाहती है कि नागरिकता किन पत्रों से, किसी एक से नहीं, कई पत्रों को मिलकर, आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं एक जो है
पढ़ देती हूं जानकारी कि ऐसा नहीं है कि ये कल डिसाइड हुआ है कि पासपोर्ट जो है वो आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। पासपोर्ट हैज नेवर बीन अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। द पासपोर्ट एक्ट 1967 जिसकी बात आप ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट कैन बी गिवन टू नॉन सिटीजन, जो अभी आपने कहा कि यात्रा के लिए दिया जाता है। जजमेंट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट फ्रॉम 2013 हैव मेड इट क्लियर दैट पासपोर्ट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। यानी कि 2013 में हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा था कि ये एकमात्र कोई क्लियर प्रूफ नहीं है। मोस्ट ओनली सफिशिएंट प्रूफ एक हो सकता है पर ओनली सफिशिएंट प्रूफ नहीं हो सकता। और खास करके हमारे देश में जहां पर आप जानते हैं, और इसको हम अपनी लचर व्यवस्था का के लिए जाने जाते हैं, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, देखिए जैसे पैन कार्ड है वो किसी को भी मिल सकता है, जो नॉन नागरिक है उसको भी मिलता है। आधार कार्ड यहां आपकी पहचान बताता है। तो कई चीजों को लेकर आप अपनी नागरिकता जो है उसकी पुष्टि। लेकिन इसमें एक पहलू देखिए, निश्चित तौर पे वो अकेले में नहीं हो सकता है, लेकिन वो ट्रायंगुलेशन मेथड होता है। जब भी आप वेरीफाई करते हैं कि एक पासपोर्ट हो और साथ में 2 और आप जमीन का कुछ दिखा दे, बाकी कुछ, लेकिन ये सारा का सारा जो विवाद आ रहा है वो बंगाल के कारण आ रहा है। अच्छा, ये सरकार जो ये कह रही है कि नहीं है, कारण ये है कि उसको बाहर में आपके नागरिकता का प्रमाण माना जाता है। अगर वो नहीं है तो नागरिकता का कोई सिटीजनशिप कार्ड आप दे दीजिए। हाँ, और फिर कहिए तो नहीं उसके लिए ही कवायद चल रही है ना। मेरे पास टाइम नहीं है, इस पर हम फिर विस्तार से ऑफ एयर भी चर्चा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।